everyone, it's me Anjali Verma, your chemistry educator and welcome to our channel. आप लोगों को पता है कि CBSE ने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक्स रिलीज कर दिए हैं. अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि CBSE का जो ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है एंड इस क्वेश्चन बैंक में यहाँ पर केस स्टडी क्वेश्चंस गिवन हैं. ठीक है, तो ये जो केमिस्ट्री के केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोगों ने हमारे 3 बैचेस जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं. कोई भी बच्चा अगर पार्ट बनना चाहता है हमारे पेड बैचेस का तो उसको क्या करना है, अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन है आप उसको डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पे जाके. ठीक है, वहाँ पर क्लास 10th कैटेगरी में आप लोग चले जाना तो आपको हमारे सारे बैचेस जो हैं वो शो हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर 3 बैचेस हैं, उन्नति, निपुण और प्रगति. अगर कोई बच्चा उन्नति बैच खरीदता है तो उसको ये दोनों बैचेस फ्री मिलते हैं, तो आपको अलग से ये दोनों फिर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसका जो प्राइस है दैट इज़ जस्ट 2050 रुपीज़. ठीक है, आप लोगों को एडिशनल 17% का ऑफ मिल जाएगा जब आप लोग ये कोड यूज करोगे विच इज Y916. ठीक है, उन्नति बैच में ऑलरेडी मैंने बता दिया निपुण और प्रगति दोनों आपको फ्री मिल रहे हैं. यहाँ पर प्रॉपर हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं लेक्चर्स की, जबकि इन दोनों बैचेस में हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर रिकॉर्डेड है. और अगर हम उन्नति बैच की बात करें तो यहाँ पर लाइव हमारी क्लासेस चलने वाली हैं. इसके अलावा यहाँ पर हम लोग आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, 3D मॉडल्स आपको मिल रहे हैं. सब कुछ आपको A to Z इस उन्नति बैच में मिल रहा है. कोई भी बच्चा अगर इस उन्नति बैच को खरीदता है ना फिर उसको पूरे साल भर कुछ और पे करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द वन टाइम पेमेंट और ये पूरा साल हमारा बैच चलने वाला है. ठीक है, निपुण बैच की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, चैप्टर वाइज वर्कशीट्स मिल रही हैं जहाँ पर सारे टाइप के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं. MCQs, असर्शन रीजन, केस बेस्ड, 2, 3, 5 मार्कर्स. इसके अलावा 15 सैम्पल पेपर्स लाइव हम लोग सॉल्व करेंगे. ये वर्कशीट्स भी हम लोग यहाँ पर लाइव सॉल्व कर रहे हैं. हैंड रिटन नोट्स हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं जो हम टीचर्स ने खुद ही यहाँ पर बना रखे हैं. इसके अलावा डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी होती हैं जो कि अगेन लाइव होती हैं. जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप हम लोगों से पूछ सकते हो. ठीक है, उन्नति बैच में भी आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे क्योंकि ये पूरा बैच यहाँ पर आपको फ्री मिलने वाला है. एंड अगर हम प्रगति बैच की बात करें तो यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोज़ के अलावा ई बुक्स और हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे. ठीक है, और ये सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर उन्नति बैच में मिल जाएगा. लाइव क्लासेस भी हैं, ई बुक्स भी हैं, मॉडल्स भी हैं, 3D मॉडल साइंस में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप लोग ये कोड यूज़ कर लेना Y916 फॉर एडिशनल 17% ऑफ. ठीक है, चलो सबसे पहला जो हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं. तो यहाँ पर रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस. ठीक है, 5 क्वेश्चंस है, कोई भी 4 आपको करने हैं बट हम पांचों के पांचों सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है, मार्बल्स पॉपुलैरिटी बिगैन इन एंशिएंट रोम एंड ग्रीस वेयर व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट मार्बल वर used to construct a variety of structures from hand-held sculptures to massive pillars and buildings. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमें समझ में आ गया मार्बल की ये केस स्टडी है, तो क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड होंगे. लेट्स सी. तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, डोलोमाइट, अ मार्बल स्टैच्यू, कैल्साइन जिप्सम या सी शेल्स. देखो डोलोमाइट हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन, तो इसमें तो कैल्शियम कार्बोनेट है. मार्बल आपको पता है दैट इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट. लाइमस्टोन अगर लिखा होता सो दैट इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट. फिर सी शेल्स या फिर एग शेल्स अगर गिवन है तो अगेन इन सब में कैल्शियम कार्बोनेट होता है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी, कैल्साइंड जिप्सम. इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं प्रेजेंट रहता है. ठीक है, कैल्साइंड जिप्सम. अगर आप सिर्फ जिप्सम भी देखो तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. तो क्या यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट, ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी है, ग्राफ से रिलेटेड है क्योंकि देखो अ स्टूडेंट एडेड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन अ रिजिड कंटेनर, सिक्योर्ड इट टाइटली एंड स्टार्टेड टू हीट इट. ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं. आपको पता है जब इसको हीट करते हैं तो इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड.
After some time, an increase in pressure was observed. The pressure reading was then noted at intervals of 5 minutes and plotted against time in a graph as shown below. तो विच मीन्स यहाँ पर हमने प्रेशर को प्लॉट करा है और यहाँ पर हमने टाइम को प्लॉट कर रखा है. 5 मिनट के इंटरवल पे ये रीडिंग नोट की जा रही है. तो ये 0 होगा, ये 5, ये 10, ये 15 और आगे अगर एक और ऐसे लाइन हम बनाते तो ये होता 20. ठीक है, तो ठीक है. उसके बाद ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल डिड मैक्सिमम डिकम्पोजिशन टुक प्लेस. देखो अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है और जैसे ही ये डिकम्पोजिशन होता है तो प्रेशर बढ़ रहा है. प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक गैस रिलीज हो रही है. गैस रिलीज हो रही है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. अब आप यहाँ पर देखो, ये जो 0 to 5 मिनट वाला इंटरवल है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो 0 से कितना चला गया. देखो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली दिस वैल्यू जो कि 0.6 में ले लेती हूँ. ठीक है, तो प्रेशर कितना बढ़ा? 0.6 बढ़ा. ठीक है, फिर 5 to 10 इंटरवल पे यहाँ पर से ये यहाँ चला गया. ठीक है, तो 1 माइनस 0.6 विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.4. ठीक है, फिर 10 to 15 मिनट्स में ये ऑलमोस्ट सेम रहा, यानी कि 0 कह सकते हैं. फिर यहाँ पर तो बिल्कुल ये सैचुरेशन की कंडीशन आ गई है ना, कि प्रेशर फिर फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा है. तो प्रेशर यहाँ पर मैक्सिमम जहाँ पर इंक्रीज हुआ होगा वहीं पर मैक्सिमम डिकम्पोजिशन होगा. तो प्रेशर मैक्सिमम यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 0 to 5 मिनट वाले इंटरवल पर एंड यहीं पर मैक्सिमम डिकम्पोजिशन हुआ होगा. सो करेक्ट आंसर होगा डी विच इज 0 to 5 मिनट. ठीक है, अब हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर है तो यहाँ पर मैक्सिमम डिकम्पोजिशन भी हुआ है? क्योंकि जब मैक्सिमम डिकम्पोजिशन होगा ना तभी तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो प्रेशर की वजह से हमने ये समझ लिया कि ये सबसे ज़्यादा रिलीज हो रही है. ये सबसे ज़्यादा तभी रिलीज होगी जब मैक्सिमम थर्मल डिकम्पोजिशन इसका होगा. तो क्वेश्चन समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. ठीक है, नेक्स्ट, गैस ए ऑब्टेन्ड अबव. अभी यहाँ पर कौन सी गैस ऑब्टेन हुई है? CO2. ठीक है, तो विच मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हो रही है. जो ए गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है. इज अ रिएक्टेंट फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रोसेस. आपने ये पढ़ते ही बता दिया होगा कि दैट प्रोसेस इज नन अदर दैन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस हमेशा आपको पता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है और यहाँ पर आपको पता है प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? CO2 एंड H2O. क्या बनाते हैं ये? ग्लूकोज, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस होती है रिलीज, है ना. तो दिस इज फोटोसिंथेसिस. तो आंसर है बी. Next, marble statues are corroded or stained when they repeatedly come into contact with polluted rainwater. Identify the main reason. देखो जो भी स्टैचूज है आपको पता है उनका कोरोजन होता है जब भी वो रेन वाटर के कांटेक्ट में आते हैं. इसको हमने डिटेल में सेकंड चैप्टर में पढ़ रखा है. एसिड रेन अकर करती है ना. एसिड रेन क्या होती है? जब रेन वाटर आ रहा है एंड उसमें जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं वो डिजॉल्व हैं. एसिडिक ऑक्साइड्स जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, तो यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड या फिर कार्बोनिक एसिड, ये सारे एसिड्स फॉर्म हो जाते हैं. तो जब रेन वाटर आता है तो ये एसिड्स भी डिसॉल्व आते हैं जिसकी वजह से ये एसिड्स क्या करते हैं? मार्बल को कोरोड कर देते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं. डिकम्पोजिशन होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है. ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको डिसॉल्व करा देते हैं एसिड्स, तो ये गलत है. पोल्यूटेड वाटर इज बेसिक. बेसिक नहीं होता है, अभी हमने देखा एसिडिक होता है ना. तो सी आंसर करेक्ट होगा. पोल्यूटेड वाटर इज एसिडिक इन नेचर, हेंस इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नहीं, ये भी गलत है. अभी रीजन हमने डिटेल में देख लिया है तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा सी. ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस स्टडी. Calcium oxide can be reduced to calcium by heating with sodium metal. Which compound would act as an oxidizing agent in the above process? चलो देखो, जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये कह रहे हैं इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं कैल्शियम में बाय द हेल्प ऑफ सोडियम, है ना. तो विच मीन्स यहाँ पर यही रिएक्शन होगी. ये इसमें चेंज हो गया
और सोडियम सोडियम के ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 लिखना है एंड दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो हमसे ये पूछा गया है कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमको क्या देखना है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली रिडक्शन होगा, है ना, और यहाँ पर क्लियरली ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया है, यानी कि वो सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, डी, कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम क्या होगा, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आया। और वैसे भी इसके लिए मैंने ट्रिक बताई है, जनरली इस टाइप के जहां पर क्वेश्चंस आते हैं जहां पर जो रिएक्टेंट है उसमें ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, तो वही हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि वही तो अपना ऑक्सीजन जो है दूसरे सब्सटेंस को डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो चुके हैं। सिर्फ हमें 4 क्वेश्चंस करने थे, तो यहाँ पर आप इसको छोड़ सकते थे क्योंकि आई नो बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आया होगा पहली बार में। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस करने थे, तो अगर एग्जाम में आता तो प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए थी, ये वाला क्वेश्चन, फिर ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला। ये क्वेश्चन सिंपल थे और ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज, हम लोगों ने एक और चैनल अपना लॉन्च कर दिया है, अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th। तो यहाँ पर भी आपको काफी सारी वीडियोस मिलने वाली हैं, काफी फन तरीके से इस चैनल पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसको भी डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। सर्च कर सकते हो या फिर लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहां पर जाओ और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस स्टडी पर आ जाते हैं। This is our second case study. Read the following and again answer any 4 questions. ठीक है. The reaction between manganese dioxide with hydrochloric acid is depicted in the following diagram. It was observed that a gas with bleaching abilities was released. तो यहाँ पर MnO2 और HCl की रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में है तो आपको आनी चाहिए। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन MnO2 एंड HCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वेरी सिंपल, रिडॉक्स रिएक्शंस के एग्जाम्पल में ये गिवन थी। देख लेते हैं पहले पूरी रिएक्शन को, ठीक है। तो MnO2 की रिएक्शन होती है HCl के साथ, 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक तो MnCl2, फिर H2O और क्या बनता है यहाँ पर, Cl2, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, इट विल बी दिस, ठीक है। देखो एक मैंगनीज है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है वहां पर हैं, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर हो गए हैं और 4 क्लोरीन है, 2 + 2 4 यहाँ पर भी क्लोरीन है। सो दिस इज द रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको पता है MnO2 MnCl2 में चेंज होता है, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये Cl2 में चेंज होता है। यहाँ हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है ना, और हाइड्रोजन के लॉस को भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो गए, विच मीन्स ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन्ड है पहले ही चैप्टर में। फिर क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद डैश टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर, ये भी हमारे सेकेंड चैप्टर में मेंशन्ड है एनसीईआरटी के। जो क्लोरीन है वो ड्राई स्लेग्ड लाइम के साथ रिएक्ट करता है और तब जाके ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए। ड्राई स्लेग्ड लाइम के साथ रिएक्शन होती है क्लोरीन की, तब जाके ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। सो ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर सीबीएसई ने गलती कर रखी है, इस तरीके से होगा ये, दिस इज ए ऑप्शन, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर MnO2 is getting reduced whereas HCl is getting oxidized, तो वो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया था, है ना। जो MnO2 है वो रिड्यूस हो रहा है और जो HCl है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर ए वाला, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। MnO2 ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है ना, और दोनों साथ में रिड्यूस या दोनों साथ में ऑक्सीडाइज तो हो ही नहीं सकते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ए। Next, in the above discussed reaction, what is the nature of manganese dioxide? क्या ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक है? देखो यहाँ पर मैंगनीज क्या है, एक मेटल है। जो मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो नेचर में कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, बेसिक ऑक्साइड। न्यूट्रल और एसिडिक नहीं होंगी क्योंकि ये नॉन मेटल की होती हैं, है ना। नॉन मेटल की ऑक्साइड्स या तो एसिडिक होती हैं या न्यूट्रल होती हैं। ये एम्फोटेरिक भी नहीं होगी क्योंकि हमने पढ़ रखा है मेनली हमारे सिलेबस में 3 ऐसे ऑक्साइड्स हैं, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम के, जो कि एम्फोटेरिक हैं।
और ये इन तीनों में से कोई सा भी नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, बेसिक ऑक्साइड। Last question, what will happen if we take dry HCl gas instead of aqueous solution of HCl? Reaction will occur faster, reaction will not occur, reaction rate will be slow, reaction rate will remain the same. इधर पर आ जाओ, यहाँ पर इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है ना। ये मैंगनीज किसके साथ गया, क्लोराइड के साथ गया है ना। जो H+ है वो O2- के साथ गया, पानी बनाया और फिर क्लोरीन गैस बनी। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन तो हो रहा है। क्या ये एक्सचेंज ऑफ आयन तब होगा जब आप गैसियस स्टेट में इसको ले लोगे? नहीं होगा ना, क्योंकि ड्राई HCl गैस है, एक्वस नहीं है, आयन नहीं बनेगा, तो रिएक्शन अकर नहीं करेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, रिएक्शन विल नॉट अकर। ठीक है, इसको हमने डिटेल में पढ़ भी रखा है। जो HCl गैस है अपना एसिडिक नेचर तब तक नहीं दिखाती है जब तक आप उसको पानी में डिसॉल्व ना कर दो, यानी कि जब तक वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन अकर नहीं करेगी। चलो अब आ जाते हैं थर्ड केस स्टडी में। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और ये मैंने आपको शायद पहले भी प्रैक्टिस करवा रखा है बहुत सारे सेशंस में। तो देखते हैं, इसको खुद से एक बार ट्राई करना, क्या आप आंसर कर पाते हो या फिर नहीं। केमिस्ट्री इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आप जो सब भी लिख रखा है। ठीक है, तो फॉर एन इंटरनल कंबशन इंजन टू मूव अ व्हीकल, यहाँ पर थोड़ा सा CBSE ने गलती कर रखी है, स्पेस यहाँ पर नहीं छोड़ रखी है, बट आप समझ सकते हो। व्हीकल डाउन द रोड, it must convert the energy stored in the fuel into mechanical energy to drive the wheels. In your car, the distributor and battery provide this starting energy by creating an electrical spark which helps in combustion of fuels like gasoline. Below is the reaction depicting complete combustion of gasoline in full supply of air. तो ये gasoline है, C8H18 plus 25 O2, ये बना रहा है 16X प्लस यहाँ पर आएगा Y। तो हमें बताना है ये X और Y क्या है, क्या है ये प्रोडक्ट्स। Which of the following are the products obtained from the reaction mentioned in the above case? यहाँ पर clearly mentioned है कि एक complete combustion है, तो यहाँ पर कंप्लीट कंबशन वाली रिएक्शन होगी। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करते हो, कंप्लीट कंबशन होता है, तो यहाँ पर आपको पता है CO2 एंड H2O ही प्रोडक्ट बनते हैं। अगर इनकम्प्लीट कंबशन लिखा होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनता है ना। तो यहाँ पर तो कंप्लीट कंबशन था, तो CO2 एंड H2O बनेंगे, जो कि हमें डी वाले ऑप्शन में गिवन है। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। ये आपके फोर्थ वाले चैप्टर से है, जहाँ पर जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका कंबशन हमने डिटेल में पढ़ रखा है। कंप्लीट कंबशन भी मैंने आपको पढ़ाया है और इनकम्प्लीट कंबशन भी पढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल। जब भी आप किसी भी चीज का कंबशन कर रहे हो, बर्निंग कर रहे हो, तो आपको पता है एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, और ऐसे प्रोसेस जहां पर एनर्जी रिलीज होती है उनको एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो ये एंडोथर्मिक तो हो ही नहीं सकते हैं, है ना, ये क्या होंगे, एक्सोथर्मिक होंगे नेचर में। क्या ये डीकॉम्पोजिशन वाले होते हैं या ऑक्सीडेशन वाले होते हैं? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हमेशा रिएक्शन हो रही है ना, जब भी कंबशन हो रहा है या बर्निंग हो रही है, रिएक्शन हमेशा ही ऑक्सीजन के साथ होती है, विच मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन अकर करता है। तो सी इज द राइट आंसर। ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक क्योंकि जब भी हम कंबशन या बर्निंग करते हैं तो हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, चलो, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर सिमिलर टू कंबशन ऑफ फ्यूल। कंबशन ऑफ फ्यूल में एनर्जी इवॉल्व हो रही है ना, तो इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऐसे प्रोसेस जो कि एक्सोथर्मिक है वो आपको ढूंढने हैं। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है क्योंकि सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, हमारे बॉडी को रेस्पिरेशन प्रोसेस से एनर्जी मिलती है। फिर डीकॉम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये भी हमने पढ़ रखा है, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है कि वेजिटेबल मैटर का
जो डिकम्पोजिशन होता है वो नेचर में एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन क्या होता है, एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी हमको सप्लाई करनी होती है, हीट एनर्जी यहाँ पर हम सप्लाई करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इधर पर, बी और सी। और यहाँ पर अगेन सीबीएसई ने कुछ तो गड़बड़ कर रखी है, यहाँ पर ऑप्शंस एक्चुअल में होने चाहिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड और दिस इज फोर्थ। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड सही है, विच मीन्स ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। A student while walking on the road observed that a cloud of black smoke belched out from the exhaust stack of moving trucks on the road. Choose the correct reason for the production of black smoke. देखो जब भी कंबशन होता है ना, तो अगर आपको ब्लैक स्मोक देखने को मिल रही है, ब्लैक डिपोजिशन आपको देखने को मिल रहा है, तो समझ जाओ कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है। जब भी कंप्लीट कंबशन होता है तो कोई ब्लैक डिपॉजिट नहीं मिलता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। बट जब भी ब्लैक स्मोक या ब्लैक डिपॉजिट देखने को मिल रहा है या कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और इनकम्प्लीट कंबशन तभी होता है जब एयर का इनफ सप्लाई नहीं हो रहा है, जब ऑक्सीजन इनफ अमाउंट में नहीं मिल रही है, ठीक है, उसको हम इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। तो आप समझ गए, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होना चाहिए। और आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही लिखा है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लीड्स टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। जब रिच सप्लाई होता है तो कंप्लीट कंबशन होता है, ये स्टेटमेंट सही है, बट इस चीज का रीजन नहीं है। रीजन हमें ये बताना है कि ब्लैक स्मोक क्यों प्रोड्यूस हो रही है, तो वो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से हो रही है, जो कि होता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की वजह से, ठीक है। और यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई में कंप्लीट कंबशन लिखा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ कॉम्बिनेशन की बात नहीं हो रही है, इनकम्प्लीट या कंप्लीट कंबशन की बात हो रही है, तो सी भी गलत है। करेक्ट आंसर हियर इज ए। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Although nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere, it does not take part in combustion. Identify the correct reason for this statement. आप लोगों को पता है जो combustion हो रहा है वो ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, बट एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम जो अमाउंट है वो तो नाइट्रोजन का होता है। तो ऐसा क्यों कि कंबशन में ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है बट नाइट्रोजन नहीं? तो इसका सिंपल सा रीजन है कि जो नाइट्रोजन है ना, उनके एटम्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ये बॉन्ड जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये नहीं टूट पाता है, जिसकी वजह से रिएक्टिव ही नहीं है। विच मीन्स ये कैसा है नेचर में, नॉन रिएक्टिव है। और नॉन रिएक्टिव को ही हम क्या बोलते हैं, इनर्ट भी बोलते हैं। जबकि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड रिएक्टिव है, तो ऑक्सीजन गैस भी कैसी है, रिएक्टिव है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का रीजन क्या होना चाहिए कि वो एक इनर्ट गैस है, जिसकी वजह से वो कंबशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। एक्सप्लोजन नहीं होगा, रिएक्टिव तो ऑब्वियसली नहीं है, तभी रिएक्ट नहीं कर रही है, और हाइड्रोकार्बन्स का यहाँ पर से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दी नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ दिस इज आई थिंक द लास्ट केस स्टडी, देख लेते हैं जल्दी से। फ्रोदिंग इन यमुना। The primary reason behind the formation of the toxic foam is high phosphate content in the wastewater because of detergents used in dyeing industries, dhobi ghats and households. Yamuna's pollution level is so bad that parts of it have been labeled dead as there is no oxygen in it for aquatic life to survive. Which means जो हमारे पास यमुना रिवर है उसमें फ्रोदिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट्स यूज होते हैं कपड़े धोने में, धोबी घाट में या डाइंग इंडस्ट्रीज में, या इवन घर में हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटर्जेंट यूज करते हैं। डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और काफ़ी ज़्यादा फोम बनाता है। अब ये फोम ऑब्वियसली जा रहा है यमुना में, तो वहाँ पर फ्रोदिंग हो रही है, जिसकी वजह से आपको पता है जो एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है। तो ये हमारी केस स्टडी है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रिडिक्ट द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर ऑफ रिवर यमुना इफ द रीजन फॉर फ्रोथ इज हाई कंटेंट ऑफ डिटर्जेंट्स डिसॉल्व्ड इन इट। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स मैंने आप लोगों को सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया है कि नेचर में बेसिक होते हैं दोनों, सोप्स भी एंड डिटर्जेंट्स भी। तो विच मीन्स इन दोनों का जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए।
है ना। 5 to 7 एसिडिक रेंज है, ये भी एसिडिक है और ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल और एसिडिक नहीं हो सकता क्योंकि ये बेसिक होते हैं नेचर में, तो pH 7 से ज्यादा आएगा। सो A इज द करेक्ट आंसर। Next, which of the following statements is correct for the water with detergents dissolved in it? देखो, अगर पानी में डिटर्जेंट डिजोल्व है तो हम समझ गए बेसिक है। बेसिक है तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा, और हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम। तो बस देखते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, नहीं ये तो गलत है, अभी हमने ये चीज देखी। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर लिखा है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एज वेल एज दिस, नहीं दोनों का नहीं होगा ना, बेसिक है तो इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा, तो ये भी गलत है। और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली नहीं होगा बिकॉज ये बेसिक है, बेसिक में कभी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। इक्वल है तो वो तो न्यूट्रल हो गया ना, इक्वल नहीं होगा, इसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा और इसका कम, क्योंकि दिस इज बेसिक इन नेचर। चलो, The table provides the pH value of 4 solutions PQRS, ठीक है, which of the following correctly represents the solutions in increasing order of their hydronium ion concentration, यानी कि हमें बताना है कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। आपको पता है जो pH है वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या फिर हम कहें एसिडिक नेचर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमें निकालना है कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किस में है या हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन किस में है, तो जिसका पीएच सबसे लीस्ट होगा। तो देख लो P है ना, फिर उसके बाद फिर 2 के बाद 5 वैल्यू आती है तो R होगा, फिर 9 Q, फिर 11 यानी कि S, तो PRQS होना चाहिए। PRQS यहाँ पर नहीं है, PRQS यहाँ पर नहीं है, PRQS यहाँ पर सही है ना। देखो ये वाला एरो बना रखा है बट P सबसे पहले आ रहा है ना, विच मीन्स जो P है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, सबसे ज्यादा इसमें हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, फिर R में है, फिर Q में है, फिर S में है, विच मीन्स C यहाँ पर करेक्ट रहेगा। और यहाँ पर R सबसे ज्यादा लिख दिया तो ये गलत है, करेक्ट आंसर हो जाएगा C। हाई कॉन्टेंट ऑफ फोस्फेट आयन इन रिवर यमुना में लीड टू, देखो यहाँ पर यूट्रोफिकेशन एक टर्म आता है जो आप लोगों ने बायो में होपफुली पढ़ लिया होगा। तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है ना कि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका अमाउंट काफी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो एल्गल ग्रोथ है वो काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वहां पर तो क्या होता है एनएरोबिक है ना, एरोबिक एंड एनारोबिक आपने पढ़ रखा है। एरोबिक जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है और एनारोबिक जहां पर जो ऑक्सीजन है उसकी एब्सेंस होती है और उसी की वजह से एल्गल ग्रोथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना समझ गए कि ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। देखो जो हमारे पास एक्वेटिक लाइफ है वो सरवाइव कैसे कर रही है, क्योंकि वहां तो पानी है ना। अब पानी के अंदर जब वो सांस ले रहे हैं तो उनको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि उनके आसपास एयर तो है नहीं हमारे जैसे, तो वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं। अब क्या हुआ, जब इतना ज्यादा डिटर्जेंट लेवल हो गया, इतना ज्यादा फोस्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, तो उस केस में वो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम हो गया, जिसकी वजह से एल्गी ज्यादा ग्रो होने लग गई, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, डिक्रीज लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ एल्गी, इसी को हम यूट्रोफिकेशन भी बोलते हैं। समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, if a sample of water containing detergents is provided to you, which of the following methods will you adopt to neutralize it? देखो डिटर्जेंट हमें दे रखा है, एक सैंपल ऑफ वाटर दिया है, उसमें डिटर्जेंट है, ये नेचर में बेसिक है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑब्वियसली मुझे एसिड डालना पड़ेगा, कोई एसिडिक सब्सटेंस डालना पड़ेगा। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट माइल्ड बेस होता है, तो ये बेस को नहीं डाल सकते। विनेगर बिल्कुल डाल सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है एसिटिक एसिड, और ये नेचर में कैसा है एसिडिक है, तो इसको मैं डाल सकती हूँ। कास्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों को नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि ये दोनों भी नेचर में कैसे हैं बेसिक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा आपको पता है ये तो बेसिक ही है, और वॉशिंग सोडा ये भी नेचर में कैसा होता है बेसिक होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर बी।
तो सारे क्वेश्चंस देखो कितने अच्छे तरीके से हमने कर लिए हैं। ये चारों जो केस स्टडी हैं चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आई होप आपको इस केस स्टडी से समझ में आए होंगे। तो ये सारे केस स्टडीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करो। सीबीएसई का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है ये, तो यहाँ पर के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए हैं। आई होप यार इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी नॉलेज आपको मिल रही है तो सेशंस को, वीडियोस को लाइक करना मत भूलना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।